हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम इस सीरीज़ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टडी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कुछ दो पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर स्टडी किया है और पार्ट 2 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर स्टडी किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप अभी जाके देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड की है। तो चलो अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। व्हाट इज़ मीन बाय सॉइल, हाउ इज सॉइल फॉर्म। सॉइल मतलब क्या होता है और ये जो सॉइल है वो कैसे फॉर्म होती है। तो सॉइल हमारी लैंड को फॉर्म करती है, मतलब जो भी हमारी ज़मीन है वो सब कुछ किससे बनी हुई है, सॉइल से बनी हुई है। तो ये सॉइल जो है वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू बनती है। इसमें क्या बहुत ही स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है। जैसे कि अगर मोटे बड़े पत्थर होंगे, बेड रॉक्स जो होते हैं, उस पर हीट, कोल्डनेस, रेन वाटर, ये सब की उस पर प्रोसेस होती रहती है और उनका ब्रेकडाउन होता है। और फिर उसके बाद जो बेड रॉक्स होते हैं उससे स्टोन बनते हैं, स्टोन से सैंड बनते हैं, सैंड से स्मॉलर पार्टिकल्स बनते हैं सॉइल के। तो ऐसी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती रहती है। ये बहुत ही नेचुरल तरीका है और ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। तो ये है हमारी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब सॉइल में क्या कंस्टिट्यूएंट्स होता है। तो सॉइल में अबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं और बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स में स्मॉल पार्टिकल जैसे कि सैंड है, रॉक है या फिर स्टोन्स है, ये होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स कंस्टिट्यूएंट्स। और जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उसमें वर्म्स आते हैं, छोटे छोटे कीड़े आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, रोडेंट्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, ये सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है जो कि बायोटिक होते हैं वो। तो ये दो तरह के कंटेंट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। चलो तो नेक्स्ट पार्ट अभी हम प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उसका कलर क्या होता है, स्मेल क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी में फर्टिलिटी, ड्रेनेज ऑफ वाटर वगैरह, ये सब कुछ हम अभी यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, ये हम अभी स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कलर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, कलर, कि वो जो सॉइल है उसका कलर कौन सा हो सकता है, उस पर उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। द सॉइल गेट्स इट्स कलर एज अ रिजल्ट ऑफ सेवेरल प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस होते हैं तो उससे क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या मिलता है, जो प्रोसेस होती है उसी वजह से सॉइल का एक कलर होता है। द कलर ऑफ सॉइल नियर लैंड सरफेस इज डार्कर देन द कलर ऑफ द लोअर लेयर्स। जो लोअर लेयर रहता है, मतलब जमीन के अंदर जो पार्ट रहता है, तो वहाँ पर जो बेडरॉक्स वगैरह प्रेजेंट रहता है तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम आते हैं तो जो सॉइल होती है उसका कलर डार्क होता जाता है। सॉइल में बी ऑफ डिफरेंट कलर्स सच एज ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपने देखा होंगे अपने सराउंडिंग में, अगर आप ऑब्जर्वेशन करते होंगे तो आपको ये कलर्स वहाँ पर दिखाई देते होंगे। द कलर्स ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। इसी कलर पर, ये जो सॉइल का कलर होता है उसी आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। बिसाइड्स दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड। और इसी वजह से इसी कलर की वजह से हम उस लैंड की, उस जगह की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। इन दिस वे द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल सच एज इट्स फर्टिलिटी, ड्रेनेज ऑफ वाटर, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर बिकम क्लियर फ्रॉम इट्स कलर। इसी कलर की वजह से और भी उसकी प्रॉपर्टीज हम जान सकते हैं, जैसे कि फर्टिलिटी, ड्रेनेज ऑफ वाटर, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ये सारी प्रॉपर्टीज हम इससे उस सिर्फ कलर की वजह से जान सकते हैं। जैसे कि अभी देखो, अगर हमें
कहीं काले कलर ब्लैक कलर की अगर सॉइल दिखाई दे तो हम क्या कहते हैं कि हाँ ये जो ज़मीन है वो कैसी है, उपजाऊ है, फर्टिलिटी अच्छी होगी इसकी, तो ये खेती करने लायक रहती है। तो ऐसे हम बोलते हैं अक्सर। अगर अब हमें येलो कलर की मिट्टी अगर कहीं दिखाई दे तो हम बोलते हैं कि नहीं ये खेती के लिए अच्छी नहीं है, मगर हाँ इससे हम कुछ यूटेंसिल्स वगैरह बना सकते हैं, है ना। तो इसी तरह ये कलर की वजह से हम उसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। द कलर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन इट्स टेक्सचर एंड इट्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स एज वेल एज ऑन केमिकल इंग्रेडिएंट्स लाइक आयरन और लाइम। ये जो कलर होता है सॉइल का, ये डिपेंड है किस पर, उसके जो टेक्सचर है उसके उसमें कौन कौन से साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसी टेक्सचर्स पर आधारित डिपेंड है हमारे सॉइल का कलर। नेक्स्ट है इट्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, मतलब बायोटिक फैक्टर्स वगैरह जो रहते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उस पर भी ये इसका कलर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ केमिकल इंग्रेडिएंट्स लाइक आयरन और लाइम, तो उसमें कुछ आयरन लाइम प्रेजेंट होते हैं, केमिकल इंग्रेडिएंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, तो उस पर भी ये कलर सॉइल का डिपेंड करता है। ट्राई दिस। नेक्स्ट एक्टिविटी है 3 मेजरिंग सिलेंडर्स, 3 ग्लास funnels, filter paper, water, fine sand, coarse sand, soil from an earthen pot used for growing. Procedure: fit cones of the filter paper in the 3 glass funnels. 3 glass funnels जो है वो उसमें हमें filter paper फिट कर लेना। Fill the cones with equal quantities of A. sand, B. sandy soil, C. clay respectively. तो अभी हमें क्या करना है, जो हमने सैंड लाई थी, सॉइल है, सैंडी सॉइल है, क्ले है, वो हमें फिल्टर पेपर में रिस्पेक्टिवली ABC ऐसे भरना है, फिलअप करना है। प्लेस द funnels on the measuring cylinders. Pour 1 test tube of water into each of the funnels and observe how much water is collected in each measuring cylinder. What inference will you draw from this? फिर उसके बाद हमें एक एक टेस्ट ट्यूब करके इन तीनों फनल्स में हमें डालना है। तो फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है ये हमें ऑब्जर्व करना है। तो देखो जो सैंड सॉइल है, मतलब सैंड सॉइल मतलब क्या, जो बालू जैसी रेती जैसी जो रहती है मिट्टी, उसमें से पूरा पानी नीचे आ गया। तो सेकंड जो है सैंडी सॉइल, तो उसमें से थोड़ा सा कम पानी नीचे आया, मतलब वो जो मिट्टी है, वो जो सॉइल है, उसने थोड़ा सा पानी पकड़ के रखा है। और जो लास्ट में है सैंडी क्ले, तो क्ले में से बहुत ही कम पानी नीचे आया है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पानी को पकड़ के रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉइल टेक्सचर। सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो हमने देखा है कि सॉइल में बहुत डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। The texture of the soil is determined by the proportion of particles of the various sizes in it. और ये जो टेक्सचर है सॉइल का, वो हम इसी से डिटरमाइन करते हैं कि उसमें उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वेरियस साइजेस के, तो उसका जो प्रोपोर्शन रहता है उसी पर हमारा सॉइल का टेक्सचर डिफाइन होता है। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर। अभी हम आगे 3 टाइप स्टडी करने वाले हैं जो कि टेक्सचर की बेस पर हमने क्लासिफाई किया है। फर्स्ट टाइप है सैंडी सॉइल। तो ये जो सैंडी सॉइल है ये हमें ज़्यादातर कहाँ दिखाई देती है, नदी के अंदर। तो मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हमें ये दिखाई देती हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड दैट इज़ लार्ज पार्टिकल्स इज हाई इन सैंडी सॉइल। तो इसमें जो ये जो सैंडी सॉइल है इसमें लार्ज प्रोपोर्शन कैसा रहता है, सैंड का रहता है। जैसे कि जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह जैसे रहते हैं, मोटी वाली रेत जो रहती है वो इसमें प्रेजेंट रहती है। वाटर ड्रेन्स रैपिडली थ्रू सैंडी सॉइल। जैसे कि हमने अब जो ऊपर एक्टिविटी दिखाई दी है, तो उससे हमें पता चलता है कि उससे पानी जो है वो इजीली जल्दी से ड्रेन हो गया, बह गया। तो मतलब इसमें पानी पकड़ के रखने की क्षमता नहीं है, इससे पानी बह जाता है। इट इज़ ईजी टू प्लग दिस सॉइल।
मतलब इसमें हल चलाना बहुत ही आसान होता है, बट इट इज़ लेस फर्टाइल, मगर ये कृषि बहुत ही लेस फर्टाइल है, मतलब उपजाऊ ज़मीन नहीं है, इसमें खेती हम नहीं कर सकते. दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल are made of the mineral called silicon dioxide, quartz. These particles do not dissolve in water and therefore the soil has very little capacity to supply nutrients. तो इसमें ये जो सैंडी सॉइल है इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, छोटे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं और ये वाटर में डिज़ोल्व भी नहीं होते. तो इसी वजह से क्या हो सकता, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सप्लाई भी नहीं कर सकते और उसे कैपेसिटी भी नहीं है कि वो होल्ड कर सके, इसलिए वो उपजाऊ भी नहीं है. तो नेक्स्ट टाइप है हमारा सिल्ट सॉइल. सिल्ट सॉइल मतलब क्या कि जो देखो नदी के किनारे पर अगर आप चलते होगे तो बहुत ही बारीक ऐसी रेतु जैसी दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं गाद वगैरह ऐसे कहते हैं. तो ये सिल्ट सॉइल वहाँ पर नदी किनारे पर रहती है. द पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट सॉइल आर मीडियम साइज. इसका जो साइज़ है वो मीडियम है, ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा बारीक भी नहीं रहता है. तो सिल्ट सॉइल इज़ नॉट एज अ प्लगेबल एज अ सैंडी सॉइल. जैसे सैंडी सॉइल इजीली प्लगेबल था, उसमें हल चलना बहुत ही आसान था, वैसे इसमें इतना आसान भी नहीं होता है. दिस सॉइल कंटेन्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स. इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं. Its capacity to supply nutrients is much greater. Silt soil is also called sedimentary soil. तो ये जो सॉइल है इसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की कैपेसिटी भी है, तो इसलिए ये इसके फर्टिलिटी मतलब इसमें हम खेती वगैरह कर सकते हैं. तो अगर आपने देखा होगा कि अगर आप नदी किनारे पर गए होंगे तो वहाँ पर कुछ खेती वगैरह होती रहती है. वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कुछ छोटे छोटे बांध बनाकर वहाँ पर अपनी छोटा सा खेती जैसा बनाते हैं. नेक्स्ट टाइप है क्ले सॉइल. क्ले सॉइल, इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. इसमें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल प्रोपोर्शन रहता है, स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच. ये जो सॉइल पार्टिकल्स, ये जो क्ले सॉइल इसके पार्टिकल्स बहुत ही स्मूथ होते हैं टच करने के लिए. क्ले सॉइल हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है वो बहुत ही हाई है एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल और सिल्ट सॉइल. हमने ये तीनों सॉइल जो है इस एक्टिविटी के थ्रू स्टडी किया है. ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है सॉइल स्ट्रक्चर. तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है ये हमें यहाँ पर अभी स्टडी करना है. The structure of the soil depends upon different shapes of the particles in it. उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसकी साइज कैसी होती है, उसका शेप कैसा होता है, इस पर सॉइल का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है. सॉइल occurs in the form of columnar, laminar, granular as well as a block shaped structure. तो सॉइल की जो पार्टिकल्स है उसमें के जो पार्टिकल्स है उनका जो शेप कैसे कॉलमनार होगा, लेमिनार होगा या फिर ग्रैन्युअल जैसा हो सकता है. तो ये देखो ये टाइप्स है यहाँ पर. तो इसी वजह से इनका स्ट्रक्चर, ये जो है सॉइल का जो शेप है उसके आधार पर उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है. तो देखो यहाँ पर ये जो है लैमिनार जैसा दिख रहा है, तो ये इस तरह ऐसी सॉइल वहाँ पर प्रेजेंट होती है. अगर उस पार्टिकल का शेप अगर ऐसे ग्रैन्युअल जैसा होगा तो हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा. तो ये लैमिनार जैसा है, कॉलमनार जैसा है. तो कॉलमनार जैसा ये है, तो इस तरह हमें सॉइल दिखाई देती है. इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर. तो हम ये जो सॉइल स्ट्रक्चर है, सॉइल टेक्सचर है, ये क्यों स्टडी करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है. तो देखो, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन सॉइल स्ट्रक्चर. जो सॉइल की फर्टिलिटी रहती है, मतलब कि सॉइल कितनी
उपजाऊ है हम वहाँ पर खेती कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये कुछ किस पर डिपेंड है, सॉइल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। तभी देखो यहाँ पर अगर कॉलमनर स्ट्रक्चर अगर सॉइल का होता है तो ये सॉइल इस तरह होती है, इसका स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह है, तो क्या हम यहाँ पर खेती कर सकेंगे, ये फर्टाइल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। अब अगर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है तो सॉइल कुछ इस तरह है, तो यहाँ पर हम खेती कर सकते हैं? यस ऑब्वियसली कर सकते हैं, तो ये फर्टाइल होंगी, है ना। तो इसीलिए हम ये स्टडी करते हैं, उसकी फर्टिलिटी देखने के लिए हम सॉइल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर आर एज अ फॉलोज। अभी उसकी कुछ एडवांटेजेस है। फर्स्ट है रूट्स गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो अगर फर्टाइल हुई, वो सॉइल फर्टाइल हुई तो उसमें हम प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, तो वो जो रूट्स होंगे उसको सफिशिएंट सप्लाई होना चाहिए ऑक्सीजन का, तो इसलिए ये इसका बेस्ट एडवांटेजेस है। वाटर ड्रेनेज इज गुड देयरफॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल। अगर वहाँ पर रूट्स अच्छे से उस पर वहाँ पर अगर प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उसका मीनिंग ये होता है कि उसका जो वाटर ड्रेनेज है वो अच्छा है, गुड है, मतलब वो पानी अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर सकती है, उसमें वो कैपेसिटी है। अभी यूजेस ऑफ सॉइल। प्लांट कंजर्वेशन, फर्स्ट यूज है प्लांट कंजर्वेशन। सॉइल का सबसे पहला यूज़ तो यही रहता है कि वो वहाँ पर वो फर्टाइल होती है तो प्लांट हम वहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। सॉइल सबसे पहली चीज़ रहती है कि जो प्लांट ग्रोथ करने के लिए नेसेसरी होती है। नेक्स्ट थिंग है वाटर कंजर्वेशन। सॉइल होल्ड्स वाटर एज अ रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ बर्न्स एंड लैक्स वी कैन गेट वाटर फॉर यूज थ्रू आउट द ईयर। अभी सॉइल जैसे हमने क्ले सॉइल देखा तो उसने होल्ड करके रखा था वाटर को, उसका रेट जो था वो बहुत ही कम था, तो क्या होता है कि इसी वजह से हम बर्न्स या फिर लैक्स के थ्रू हम ज़मीन में से पानी साल भर तक यूज़ कर मतलब साल भर क्या बहुत सालों तक हम यूज़ कर सकते हैं पानी को। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। सॉइल कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप। हम सॉइल को कोई भी शेप दे सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। और ऐसी जो प्रॉपर्टी है कि सॉइल को हम कोई भी शेप दे सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। बिकॉज ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी वी कैन यूज इट टू मेक आर्टिकल्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ शेप्स। तो इसी प्लास्टिसिटी की जो ये जो प्रॉपर्टी है, इसी वजह से हम उससे बहुत डिफरेंट शेप के आर्टिकल्स बना सकते हैं। These articles can be baked to make them hard। और उसके बाद आर्टिकल्स बनाने के बाद उनको बेक किया जाता है ताकि वो हार्ड बने रहे। वाटर स्टोरेज, अर्थन पॉट्स, अर्थन लैम्प्स, आइडल्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा आर आर्टिकल्स मेड फ्रॉम सॉइल। तो हम सॉइल से ब्रिक्स बनाते हैं, अर्थन पॉट बनाते हैं, अर्थन पॉट्स बनाते हैं, अर्थन लैम्प्स बनाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम इससे बनाते हैं, है ना। सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल। अभी कुछ यूजफुल टाइप्स हैं जो कि पहले हमने 3 टाइप स्टडी किया कि उसमें फर्स्ट है हमारा सैंडी सॉइल, नेक्स्ट थी सैंडी सॉइल के बाद कौन सा सॉइल स्टडी किया हमने, सिल्ट सॉइल और क्ले सॉइल, ये तीनों टाइप्स हमने स्टडी किया। मगर अभी कुछ और भी इम्पोर्टेंट टाइप्स है सॉइल के। फर्स्ट है चाइना क्ले। China clay, kaolin, it is white in color. It is used to make crockery, bathroom tiles, tanks, laboratory apparatus, marks, jars, etc. जो हम कप सॉसर वगैरह देखते हैं वो किससे बना रहता है, चाइना क्ले से बना रहता है, जो जिसका कलर वाइट होता है और उससे हम बाथरूम टाइल्स या फिर क्रॉकरी में जो किचन में यूज़ किए जाते हैं वो सारी चीज़ें हम इससे बनाते हैं। नेक्स्ट है शैडो सॉइल। इट इज़ वाइटिश इन कलर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड आइडल्स। तो ये जो शैडो सॉइल है, हम बोलते हैं गणपति बप्पा बनाना है तो शैडो सॉइल से बनाना है, तो यही सॉइल रहती है जो वाइट इन कलर रहती है, वाइटिश है, उसका कलर भी वाइटिश है और हम इसे स्टैचू वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टेराकोटा सॉइल। दिस सॉइल इज़ रेड इन कलर, डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड पॉट्स यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स are made from this soil।
तो ये जो टेराकोटा सॉइल रहती है इससे इसका कलर जो है वो रेड कलर है, और डेकोरेटिव आर्टिकल्स या फिर पॉट्स अगर हमें बनाने हैं तो हम इससे बनाते हैं। जैसे कि हमारा जो प्लांट ग्रोइंग पॉट होता है वो हम इससे बनाते हैं, या फिर दिए वगैरह हम इसी सॉइल से बनाते हैं। नेक्स्ट है मुल्तानी सॉइल। मुल्तानी मिट्टी तो आपको पता ही होगी, वो कॉस्मेटिक में यूज़ की जाती है। दिस सॉइल इज यूज इन कॉस्मेटिक्स। Do you know China clay is an industrial mineral of the type kyanite. It is found in China and is called China clay. Upon heating, this soil acquires a glass and hardness and therefore is used for making crockery. आपको पता है कि ये जो चाइना क्ले है, चीनी मिट्टी हम जिसे बोलते हैं, चीनी मिट्टी के जो बर्तन रहते हैं वो, तो ये जो है चाइना क्ले, इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, कैलोनाइट, ये मिनरल उसमें प्रेजेंट होता है ज़्यादातर। इंडस्ट्रियल मिनरल है ये, और ये कहाँ पर फाउंड हुआ, चाइना में, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, चाइना क्ले कहते हैं। और जब उसे हीटिंग किया जाता है तो हीटिंग करने के बाद उसमें एक ग्लेज आता है और हार्डनेस उसमें हो एक्वायर कर लेता है वो, और इसलिए हम उसे क्रॉकरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सॉइल टेस्टिंग। The proportion of the various ingredients of soil can be determined by soil testing. अभी soil testing की ज़रूरत बहुत बार हमें पड़ती है। अगर आप देखोगे जो किसान लोग होते हैं उनको बार बार बोला जाता है कि अपनी सॉइल की टेस्ट कर लो, उसमें कोई प्रोपोर्शन वगैरह कुछ मिनरल्स वगैरह कम हो तो उसी के आधार पर हमें वहाँ पर फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करना चाहिए। तो ये जो सॉइल टेस्टिंग है क्यों किया जाता है, ताकि हम सॉइल के जो इंग्रेडिएंट्स है उनका प्रोपोर्शन हम चेक कर सकें। ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग द सॉइल इज एग्जामाइंड फॉर कलर, टेक्सचर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट। जब हम सॉइल टेस्ट करते हैं तब उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, क्या क्या एग्जामाइन किया जाता है, तो उसका कलर, उसका टेक्सचर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और उसमें कितना प्रोपोर्शन में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, यह हम इसी टेस्टिंग में स्टडी करते हैं। सॉइल इज टेस्टेड टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एनी इंग्रेडिएंट्स एंड टू डिसाइड व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू रिमूव द डिफिशियंसी। अगर हमने सॉइल टेस्ट कर ली, अगर हमें पता चलता है कि कोई इंग्रेडिएंट है जिसकी डिफिशियंसी है, तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, वो डिफिशियंसी है वो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हम इसे पता कर सकते हैं। द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग इज ड्राइड इन एन ओपन स्पेस इन द शेड फॉर 8 to 10 days. इट इज़ देन सिफ्टेड थ्रू अ sieve. तो जो टेस्टिंग के लिए सॉइल कलेक्ट किया जाता है वो पहले शेड में 8 to 10 डेज के लिए सुखा दिया जाता है, उसे टोटली ड्राई किया जाता है, और फिर उसके बाद इट इज़ सिफ्टेड थ्रू अ sieve, और छन्नी से सिफ्ट कर लेते हैं, सिफ्टिंग उसको करते हैं। देन टू टेस्ट नेमली द pH एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। दो टेस्ट कौन कौन से, pH, उसका pH मेजर किया जाता है, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट ली जाती है। आर द पर्टिकुलर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, और इससे हमें सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है। कौन कौन सी टेस्ट, फर्स्ट है pH और सेकंड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। ओके, यू कैन डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन योर फील्ड्स विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट। और इसी तरह आप अपने जो फील्ड है वहाँ का फर्टिलिटी आप चेक कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टू डिफरेंट स्टेप्स। कॉजेस ऑफ डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी। अभी बहुत ही सॉइल जो है, सॉइल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ही डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसके कॉजेस क्या है, इसके रीज़न क्या है, तो फर्स्ट रीज़न है सॉइल pH लेस दैन 6 और हायर दैन 8। तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि सॉइल का जो pH होना चाहिए वो 6 to 8 के बीच में होना चाहिए, दैट इज 7। तो अगर pH 6 से कम हो जाए या फिर 8 से ज़्यादा हो जाए तो उसकी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर।
उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, वो मतलब अगर ज़्यादा कुछ सॉइल ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा वाटर का कंडक्ट करके रखती है तो उससे क्या होगा, रूट्स ख़राब हो जाएंगे। तो कुछ सॉइल ऐसी होती है कि कुछ वाटर स्टोर करके ही नहीं रखती, पूरा ड्रेनेज हो जाता है तो उससे सूख जाएंगे। तो इसलिए मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है, प्रॉपर ड्रेनेज होना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो रहा है तो उससे भी सॉइल फर्टिलिटी रेट कम हो सकता है। रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप, अगर आप फील्ड में बार बार एक ही क्रॉप लगाते जा रहे हो तो ऑब्वियसली अगर कोई क्रॉप है जिसे एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट सॉइल से चाहिए तो वही वो लेगा, तो उससे डिफिशियंसी वहाँ पर उस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी वहाँ पर ऑब्जर्व होगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक सेम क्रॉप सेम मतलब कंटिन्यूस नहीं लगना चाहिए, उसमें हमें चेंज करना चाहिए। इस साल अगर हमने गेहूँ लगाया तो नेक्स्ट ईयर तूर वगैरह से चेंज करना चाहिए। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ सलाइन वाटर, हमें कंटिन्यूस सलाइन वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए। सलाइन वाटर मतलब क्या कि सी वाटर, खारा पानी, तो वो हमें ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे क्षार प्रेजेंट रहते हैं। तो इसी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑब्वियसली अगर हमने ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स अगर यूज़ किए तो उससे भी हमारा जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बहुत ही कम हो सकती है। ठीक है, तो अभी देखो वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर टू मेक एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कंजर्व करने के लिए हमने वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट करना चाहिए, 5 सितंबर को होता है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन फिनिश होता है। रुको, ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना है क्या है वो चीज़, soil texture is disturbed if chemical fertilizers are used excessively and that land becomes unsuitable for sowing. Crops should be rotated in order to maintain the fertility of the land. जो सॉइल टेक्सचर रहता है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, अगर हम उसको ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं उसका, तो उससे उसी वजह से क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर टेक्सचर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और डिस्टर्ब होने की वजह से उसकी जो सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और वो फिर कुछ दिनों के बाद वो जो लैंड है, वो जो ज़मीन है वो अनसुटेबल हो जाती है फॉर सोइंग, हम उसमें खेती नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ही कम यूज़ करनी चाहिए या फिर जितनी आवश्यकता होगी उतना ही यूज़ हमें करना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग ये है कि क्रॉप्स हमें कैसे रखना चाहिए, रोटेटेड रखना चाहिए कि इस साल अगर एक हमने कोई चीज़ लगाई है तो दूसरे साल हमें दूसरी चीज़ लगानी चाहिए, वही रिपीट नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारा जो लैंड का फर्टिलिटी रेट है वो मेंटेन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीजेस आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट। अगर हमने व्हीट हार्वेस्ट किया है तो उस लैंड का जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाता है। इसलिए हैंस लेग्यूमिनियस क्रॉप्स लाइक पीनट, मूंग, मोथ बीन, पी, लेंटिल, बंगाल ग्राम, सोयाबीन शुड बी कल्टिवेटेड टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो जो व्हीट अगर हमने हार्वेस्ट किया तो उससे उसी वजह से क्या हो जाता है, हमारा लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उसे फिर से मेंटेन करने के लिए हमें ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं, ये जो क्रॉप्स हैं जैसे कि पीनट है, मूंग है, पी है, बंगाल ग्राम है, सोयाबीन, ये कल्टीवेट करना चाहिए, ना कि व्हीट ही बार बार हमें कल्टीवेट करना चाहिए। तो इसे कहते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेसन फिनिश हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।